पूरे दुनिया में किसी भी देश की पॉलिसी जनगणना से बनती है, लेकिन भारत में जाति नाम की बीमारी की जनगणना नहीं हो रही। चाहे वो सामाजिक न्याय की भी पार्टियां हो, उसके उनमें भी अगर स्वर्ण थे हाँ। तो अंदर से वो नहीं चाहते थे कि देश में जाति जनगणना हो। और जनगणना करने के लिए जब लोग आते हैं, उसके कर्मचारी जब गिनती गिनते हैं तो वो भी तो सारी जाति छोड़ के सारी चीज गिन के ले जाते हैं। देश के संसाधनों का उचित बंटवारा आज तक नहीं हो पाया है, और इस संसाधनों पर किन लोगों का कब्जा है। आप अगर मुल्क को सुंदर बनाना चाहते हैं तो तमाम तरह की गैर बराबरी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि दलित पिछड़े बैकवर्ड के नाम पर आप सीधे वोट मत दीजिए, आप अपने नेता से सवाल खड़ा कीजिए। गिनती के 10% 12% की आबादी वाले जो लोग हैं वो हर जगह, चाहे मीडिया ले लीजिए, चाहे नौकरी ले लीजिए, चाहे संसाधन ले लीजिए, चाहे खेती बाड़ी ले लीजिए, आज किसके पास सारी चीजें, जमीनें किसके पास हैं। जाति आधारित जनगणना से कभी जातिवाद नहीं बढ़ेगी, जातियों की जकड़न ढीली होगी। जाति जनगणना आपकी भविष्य, आपके बच्चे की भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ी की भविष्य तय करेगी। एक मैगजीन है इंडिया टुडे, मनुवादी मैगजीन है, सब खूब पढ़ते हैं इसको। इसमें इसका अंक छपा है, मंडल बनाम हिंदुत्व। भारत में एक लंबी लड़ाई रही है दलितों, पिछड़े, शोषितों की। मैं आज़ादी के पहले नहीं जाऊंगा। पहली जाति जनगणना 1931 में हुई थी, और सोचिए कि उसके बाद चुनी हुई सरकारों ने आज़ाद भारत में जाति जनगणना नहीं कराया। लेकिन आपको बता दूं, SC ST की गणना होती रही है। पेड़ पौधे, नदी नाले, शेर, बत्तख, गाय, बैल सब गिने जाते रहे, बस OBC की जातियां नहीं गिनी गई। लेकिन बाबा साहेब ने जो संविधान में प्रावधान कर दिया था, और जब OBC जनगणना के मामले पर उन्होंने इस्तीफा दिया, दो उनके मुद्दे थे। एक तो कि महिला बिल, जो हिंदू कोड बिल था, उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, और दूसरा OBC की जनगणना कराई जाए। इसको लेकर बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान भी किया और उसके बाद इस्तीफा भी दिया। उसके बाद कई सरकारें आई और कालेकर कमेटी बनी, मोरारजी देसाई ने इसको लटकाया, इंदिरा गांधी ने लटकाया, और बाद में सोचिए बड़ी लंबी लड़ाई चली। आज़ादी के बाद ही मैं कहूँ, फूले साहब आज़ादी के पहले लड़ रहे थे, आज़ादी के बाद बाबा साहेब ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, पेरियार बढ़ा रहे थे, और बिहार में खासकर जगदेव प्रसाद, यूपी में रामस्वरूप वर्मा, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर और सोनेलाल पटेल, तमाम जो पॉलिटिकल नेता थे वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। यही नहीं, बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी जब विपक्ष में थी, तब उसके पिछले नेता गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव, जहां से आते भी हैं साहब, उन्होंने जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी और कॉलर पकड़कर मनमोहन सिंह को कहा कि करना पड़ेगा, लेकिन चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ने उसमें टांग अड़ा दिया। उसमें क्या गड़बड़ी हुआ वो भी बताऊंगा। तो क्या मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह ने, जब राम मंदिर का मामला चला और जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। उस समय नारा दिया गया था, मंडल बनाम कमंडल, और VP सिंह चुनाव जीत के आए। जब राम मंदिर का आंदोलन चला, तब मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम साहब मिले, और मिले मुलायम कांशीराम, वहाँ भी बीजेपी को हराया गया और कांग्रेस को भी। क्या 2024 में नीतीश कुमार ने, बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, उसने पूरे देश के खेल को पलट दिया है, और अब पूरे देश में कांग्रेस, जो सबसे ज्यादा मंडल विरोधी, OBC आरक्षण विरोधी, वो अब जाति जनगणना के पक्ष में बात कर रही है। लेकिन इसके सूत्रधार, पैरोकार आपके सामने बैठे हैं। मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक प्रावधान किया, उसके बाद शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की ये जो चौकरी थी, उसमें कई और भी नेता होंगे जो शायद मुझसे छूट रहे हों। मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन उसके बाद जाति जनगणना जो 1931 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले लटकते रहे, क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े नहीं थे। 2008 से जाति जनगणना की लड़ाई अकेले लड़ रहे थे, और अंत में बिहार सरकार ने इसको करा दिया। और अब ऐसा मूड बन रहा है, ऐसे देश में माहौल बन गया है कि 2024 का जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मैंने बहुत कुछ ब्रीफ में बताया है। आप बताइए, 2008 में ऐसा क्या आपको उम्मीद थी कि आप जो आंदोलन चला रहे हैं अकेले, 2008 से जो चल रहा था आंदोलन, वो 2023 में पूरा होगा? नहीं है। उस समय जब हम लोगों ने इस मुहिम को चलाने की बात सोचा और इसके लिए पर्चा वर्चा तैयार किया कि कैसे इसको पहले बौद्धिक स्तर पर, मतलब देश के बुद्धिजीवियों के बीच एक डिबेट खड़ा किया जाए, तो हम लोगों ने 2008 में पहला पर्चा जारी किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, सांसदों से मिलना जुलना शुरू किया, सामाजिक सोच रखने वाले लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले
जो पर्चा हम लोग देकर आते थे वो फेंक देते थे हम लोगों के सामने ही। कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोगों का कहना था कि आज भी आप 17वीं शताब्दी में जी रहे हैं, देश कहाँ चली गई, जात पात की बात कर रहे हैं। लेकिन मन कभी निराश नहीं हुआ। लगता था कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एक कोशिश करके देखनी चाहिए कि इस आवाज़ को बहुत बुलंद किया जाए, इस आवाज़ को कैसे सदन तक पहुंचाई जाए। ये हमने ठानी बड़ी मजबूती के साथ। और 2009 में जो 8 से शुरू किया था, 2009 में हमने बुद्धिजीवियों को मना लेने में कामयाब हो गए। और दिसंबर के 2009 में हम लोगों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया। जनहित अभियान के बैनर के तले पूरे दिन भर की वो सम्मेलन हुई, जिसमें जेएनयू से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, ड्यू से, एम्स से और कई जाने माने पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक सोच रखने वाले लोग दिन भर इस विषय पर चर्चा चली और एक आम राय बन गई कि इस इशू को बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा, डिबेट शुरू किया जाए, यह देश के लिए बहुत जरूरी है। क्यों आए आपके दिमाग में जाति जनगणना मामले? जो आरक्षण के मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो रद्द हो जा रहे थे, कह रहे थे कि आंकड़े दीजिए। जब एम्स की लड़ाई, रिजर्वेशन के सवाल को मैं वहाँ खड़ा कर रहा था, तो बार बार न्यायालयों में हस्तक्षेप होती थी कि आंकड़े नहीं हैं। एम्स की जो आप लड़ाई लड़ रहे थे SC ST OBC के रिप्रेजेंटेशन, वहाँ कैसे आरक्षण पॉलिसी लागू हो, तो कोर्ट का जो रुख हमेशा होता था। ऐसे कई जजमेंट हैं, कई ऐसे मुकदमे दायर हुए उस दौरान। और आज के भी दौर में कोर्ट कई बार कह चुकी है कि भाई आंकड़े लाइए, फिर आप डिसाइड कीजिए आरक्षण नीति को। तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी चीज़ है और 31 के बाद देश में नहीं हुई तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा होगा। तो अब वक्त आ गया कि इसे किसी भी तरह से हर हाल में देश के मेन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए और देश की जनता को अवगत कराना चाहिए कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। तो हम लोगों ने ठाना और शुरू कर दिया। सारे जो आरक्षण के मसले, SC ST OBC के जो संवैधानिक अधिकार है, इसलिए रद्द होते रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े नहीं। कि आपकी संख्या कितनी है? बिल्कुल। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब जाति जनगणना पर डिबेट पार्लियामेंट में चल रही थी, उस दौरान भी एक मुकदमा आया था तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी देश में जाति आधारित जनगणना पर चर्चा चल रही है, शायद पॉलिसी की बात चल रही है, आंकड़े आएंगे तो इस पर 1931 में जाति जनगणना हुई। आजादी के बाद किन लोगों ने कब कब मांग की और कब कब लड़ाइयां तेज हुई जाति जनगणना? समय समय पर समाजवादियों ने इस सवाल को खड़ा किया, लेकिन जिस पार्लियामेंट में डिबेट का स्वरूप कभी नहीं ले पाया। देवगौड़ा साहब आए थे तो उन्होंने अपने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा था कि भाई जाति जनगणना करानी चाहिए। देवगौड़ा साहब ने किया। देवगौड़ा साहब ने इस बात को रखा था, लेकिन वो सरकार बन नहीं पाई, चल नहीं पाई। वाजपेयी जी आ गए, उनका ये प्रपोजल ठंडे बस्ते में चला गया। ये तब मजबूती ले सकता था, तब ये स्वरूप इसका और बड़ा हो सकता था जब ये पार्लियामेंट के डिबेट पर आती। जब मैं लगातार अध्ययन कर रहा था, लगातार इस विषय पर शोध कर रहा था कि कैसे, कहाँ कैसे फेल हो रही है, तो देखा कि पार्लियामेंट में चर्चा की विषय ही कभी नहीं बनी है। जब देवगौड़ा जी आए तो उन्होंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए, इसको उठाना चाहिए। उस समय शरद यादव जी जैसे बड़े नेता थे, बड़े चिंतक थे, मुलायम सिंह जी थे, लालू जी थे, और भी कई रामविलास पासवान जी थे, बहन मायावती जी की तरफ से दारा सिंह चौहान वगैरह हुआ करते थे, मायावती स्वयं थे, मान्यवर साहब कांसीराम जी भी थे। तो देखा कि डिबेट पार्लियामेंट में कभी नहीं हुई। पार्लियामेंट के लाइब्रेरी को भी मैंने खंगाला तो वहाँ भी मुझे उस तरह का डिबेट नहीं मिला। तो मेरे दिमाग में आ गया कि इस पर किसी भी तरह से डिबेट शुरू करनी चाहिए। और तो पार्लियामेंट को कैसे फोकस किया जाए, पार्लियामेंटियन को कैसे कन्विंस किया जाए, इसके लिए बौद्धिक सम्मेलन जरूरी है। मेरे दिमाग में हम सब लोगों ने मीटिंग किया कि ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे। पहला भाषण किन्होंने दिया इस पर संसद में? जब हम लोगों ने सम्मेलन संपन्न किया तो सम्मेलन के में आई बातों पर एक पर्चा तैयार करके तमाम सांसदों तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई। तो कई सांसदों से मिल रहा था मैं अली अमन अंसारी जी के पास भी गया। उनको मैंने कहा कि आप सदन में अगर ला सकते हैं तो कहीं से एक चिंगारी उठाइए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट में डिबेट हो। हमारी कोशिश है, टीम जनहित की कोशिश है कि पार्लियामेंट में एक डिबेट का इशू बने। ये जब तक डिबेट नहीं होगी तब तक जाति जनगणना पर देश में बात नहीं फैलेगी, जाति जनगणना पर कोई चर्चा करना नहीं चाहेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैंने उनको आग्रह किया तो उन्होंने एक छोटा सा मेंशन पार्लियामेंट में 2009 के शीतकालीन सत्र में उन्होंने लगाई, लेकिन कोई नोटिस में नहीं बात आ पाई, उसका कोई संज्ञान बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन कारवां जारी था हमारा। हम शरद जी के यहाँ पहुँच गए, गोपीनाथ मुंडे जी के यहाँ पहुँच गए, हुकुमदेव नारायण यादव जी के यहाँ पहुँच गए, मुलायम सिंह जी के यहाँ पहुँच गए। लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने तो बहुत बड़ा भाषण दिया। लालू जी के यहाँ पहुँच गए। ऐसे ऐसे करके उस समय मुझे लगता है कि
187 यूपीए के 2 के आसपास। दौरान जाति जनगणना का मुद्दा एकदम ये बात 2009 और 10 के बीच की बात है। तो जब ये एक्सरसाइज हम लोगों का पूरा हुआ तो लगभग जब इतने सांसदों से हमारी बात हो गई, एक उत्तर प्रदेश से हुआ करते थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, राजाराम पाल साहब, गरीबी जाति से हैं वो, लेकिन बड़ा प्रभावित हुए इस विषय पर। उन्होंने कहा बिल्कुल साथ देंगे। तो एक क्रॉस पार्टी कैसे इसको सदन में खड़ा हो, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था इस सवाल को उठाने के लिए। सबने उस दौरान कहा कि अगर कोई इस सवाल पर चर्चा करता है सदन में तो हम लोग समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। लेकिन हमने तो देखा गोपीनाथ मुंडे का भाषण है, हुकुमदेव नारायण यादव का भाषण है, जब वाजपेयी ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब ये सदन में चर्चा के लिए सवाल खड़ा किया गया तब गोपीनाथ मुंडे जी ने भाषण दिया पार्टी के लीडर की तरफ से, तब हुकुमदेव जी की स्टेटमेंट आई पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे टाइम किसने आ रहा है? मैंने तो सुना था कि जाति जनगणना लगभग होने वाली थी। बात यहाँ पार्लियामेंट में तब फंस रही थी कि सदन में सबसे पहले कौन बोले। तो शरद जी ने इस पीड़ा को उठाया, शरद जी इस विषय को समझ गए, जबकि वो एनडीए के हिस्सा थे, एनडीए के उसमें कन्वेनर थे, और उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी सवाल पर तुम काम कर रहे हो, इस सवाल को हम लेंगे। और जब उन्होंने लिया इस सवाल को तो सदन कई दिनों तक नहीं चली। बेंगलुरु के उस सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से, लालू जी ने इस सवाल को खड़ा किया, उन्होंने भी पार्लियामेंट में कहा, तो उन्होंने भी बहुत ही बेढंगे ढंग से अटपटी बात उन्होंने कही, लालू जी पर भद्दी टिप्पणी की। और जब भद्दी टिप्पणी हुई तो पार्लियामेंट में जितना वर्कआउट हुआ था वो सारे सांसद खड़ा हो गए, हाउस एडजॉर्न कई दिनों तक लगातार हुआ। और शरद जी ने डिमांड किया कि इस विषय पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। कई दिनों के हाउस एडजॉर्न होने के बाद कांग्रेस ने इस विषय पर चर्चा कराने के लिए राजी हुई, और जब चर्चा हुआ तो सारी पार्टियों के लोगों ने समर्थन किया। उसमें गोपीनाथ मुंडे जी का उस चर्चा के दौरान बेहतरीन भाषण हुई, उन्होंने समर्थन किया। कांग्रेस के तरफ से टांग कौन अड़ा रहा था? सुने कि प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम इसके बिल्कुल खिलाफ थे। प्रणब मुखर्जी इसके खिलाफ थे, चिदम्बरम साहब इसके खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी में जेटली साहब इसके खिलाफ थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। तो कहा तो जा रहा है कि उस समय जनगणना हुई, मनमोहन सिंह के समय जनगणना हुई, लेकिन जाति नहीं गिनी गई। जनगणना जो सदन में आंकड़े नहीं आए, नहीं, जो सदन में तय हुई जनगणना, जो जनगणना कराने का जो प्रोसेस है, देश में प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है वो जनगणना विभाग करता है। भारत सरकार का एक जनगणना विभाग प्रत्येक 10 वर्ष में देश भर के लोगों का, सोचिए, जनगणना हर 10 साल पर होता है, और पूरी दुनिया में जनगणना होता है, और जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना से सिर्फ भागा, ये जो आपको कहा जा रहा है ना कि जनगणना से क्या होगा, पूरे दुनिया में किसी भी देश की पॉलिसी जनगणना से बनती है, लेकिन भारत में जाति नाम की बीमारी की जनगणना नहीं हो रही थी। हाँ, तो जब वो प्रोसेस किया गया, पार्लियामेंट में तय हो गई, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जी ने हाउस में कहा, एश्योरेंस दिया, और हाउस में बयान दिया उन्होंने कि देश में सदन की भावनाओं से अवगत होते हुए, देश में जो ये बात हुई है, देश की भावनाओं से भी सदन अवगत हुआ, हम जाति जनगणना कराएंगे 2011 में जो जनगणना होगी। उसमें बियॉन्ड द पार्टी लाइन सहमति बन गई, बीजेपी, सारी पार्टियों के जो SC ST OBC के लोग थे बोले, इवन लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन दिया, जो लेफ्ट जातियों जो कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने जनगणना विभाग से जनगणना के तौर तरीके। अच्छा, एक बात माना जाए, आप चूंकि इसको करीब से देख रहे थे, जितनी भी पार्टियां थी उसके जो SC ST OBC के नेता थे जनगणना के पक्ष में थे, और जितनी पार्टियां थी उसके जो सवर्ण नेता थे जनगणना के खिलाफ थे। लगभग जितने, चाहे वो सामाजिक न्याय की भी पार्टियां हो, उसके भी अगर स्वर्ण थे, हाँ, तो अंदर से वो नहीं चाहते थे कि देश में जाति जनगणना हो। हाँ, उस समय भी हमारा पाला पड़ा था, लालू जी की पार्टी में भी स्वर्ण थे उस समय। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप जो देश में जात पात का उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्वर्ण चाहे वो समाजवादी, सामाजिक न्याय की वाली पार्टियों में रहा हो, या अगड़ी पार्टियां जो कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियां जो हैं उनमें रहा हो, या साउथ की पार्टियों में रहा हो, जो मैंने महसूस किया कि स्वर्ण जिस भी दल में रहा हो, अपने नेता को खुश करने के लिए चाहे वो जो भी बोल रहा हो, लेकिन जाति जनगणना के पक्ष में वो कतई नहीं था। लेकिन जो भी पार्टी थी उसमें जो दलित, पिछड़े, आदिवासी थे वो जाति जनगणना के पक्ष में थे, वो सारे लोग। इसीलिए तो सदन में जब शरद यादव जी ने इस सवाल को उठाया तो 2010 में जाति आधारित जनगणना पर पहली बार देश में सदन में चर्चा हुई। लेकिन आप कह रहे हैं अली अनवर साहब भी तो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, फिर भी उन्होंने इस बात को रखा। अली अनवर अंसारी साहब पसमानदा जमात से आते हैं, वो पिछड़े हुए मुस्लिम जमात से आते हैं, जिसकी लंबी लड़ाई वो लड़ रहे थे उस समय भी, आज भी लड़ रहे हैं।
उस जमात में जो समस्याएं हैं उसकी सवाल उठा रहे थे, वो भी समझ गए कि बेहद जरूरी सवाल है, तो वो भी साथ आ गए। और फिर मामला आंकड़ा गिनती हुई कि नहीं? जब ये डिसाइड हो गया तो इसको जनगणना से अलग कर दिया गया, पूरी प्रक्रिया को ग्रामीण विभाग और शहरी विभाग मंत्रालय को दे दिया गया। ओहो, ये ऑक्सफोर्ड वाले ने खेल कर दिया। खेल दिया इनको। और जब इनको खेला गया तो हम लोगों ने उस समय भी सवाल उठाया कि जो सरकार जनता की इंपॉर्टेंट टैक्स के पैसे का जो दुरुपयोग करा रही है, इसके आंकड़े नहीं आएंगे। और सारा काम एनजीओ को दे दिया गया। एनजीओ चलाने वाले कौन लोग थे? सारे स्वर्ण थे, उनको दे दिया गया कि आप फिल करके ले आइए। वो बड़े बड़े राजधानियों में गए, होटल में भरे, सही ढंग से इस पर कवायद नहीं की गई, सही ढंग से कोई कोशिश नहीं की। और 2014 में सरकार चली गई, आंकड़ा जैसे तैसे उठा के लाया, 2014 में सरकार चली गई। अब 2014 में जब सरकार चली गई तो मोदी जी की सरकार आ गई। अब मोदी जी की सरकार फिर इनका खेल शुरू हो गया। इन्होंने 1,500 करोड़ लगभग और बजट बढ़ा दिया, तो लगभग 5,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो गए। और जब हम लोगों ने 2015 में एक सम्मेलन किया इसी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी दल के बड़े नेताओं को इकट्ठा किया, तो अगले दिन सरकार ने कहा कि भाई इसे आंकड़े को इकट्ठे करने में 9 करोड़ से अधिक गलतियां हो गई है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिव मैटर हो गया है। तो हम योजना आयोग के उपाध्यक्ष उसमें अरविंद पनगड़िया जी थे, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा कमेटी बना देते हैं, इसको सुलझाया जाएगा। लेकिन आंकड़े ही गलत तरीके से संग्रह किया गया था, जिसकी आवाज़, जिसके खिलाफ हम लोगों ने, जब इसको जनगणना से अलग किया गया था, हम लोगों ने उस समय भी उठाया था, लेकिन सरकार पहल नहीं की और परिणाम हुआ कि आंकड़े आज तक नहीं आए। मतलब आज़ादी के सन 47 से अब तक इसको फंसाया जाता रहा, नहीं करने दिया गया। ये ओबीसी की गिनती को लेकर कौन कौन सी कमेटी बनी, ओबीसी रिजर्वेशन देने को लेकर, वो थोड़ा सा बताइए। कालेकर कमेटी है, मंडल कमीशन है। जब ओबीसी रिजर्वेशन था नहीं तो पहले तो काका कालेलकर कमेटी बनाई गई, उनकी, जबकि वो खुद आरक्षण के बहुत खिलाफ थे। उनकी भी रिपोर्ट धूल फांकती रही। बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट सौंपा, वो भी कई वर्षों तक धूल फांकती रही। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मान्यवर कांसी राम साहब का उस समय आंदोलन खूब जोरों पर। अच्छा, मुझे बताइए, सरकार जैसे एक बार इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जनता दल की सरकारें बनी मिली जुली, मोरारजी देसाई, लेकिन उन्होंने भी लागू नहीं किया। नहीं, उन्होंने भी। राजीव गांधी भी सत्ता से बाहर गए दूसरी बार, बीच में नरसिम्हा राव आते हैं, कांग्रेस की मिली जुली सरकार थी, वो भी लागू नहीं किए। जब बीपी सिंह आए तो ये लागू हुआ, वो भी शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, मान्यवर कांसीराम साहब के दबाव में। जाति जनगणना का जो बिहार सरकार ने कराया, क्या खर्चा आया होगा मामूली से? बिहार सरकार ने इस पर 500 करोड़ के आसपास का बजट निर्धारित किया था, जो हमें अखबारों के माध्यम से और सरकार की प्रेस सूचना के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली। बिहार सरकार ने तो करा लिया, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आई, कभी न्यायालय की अड़चन आ गई। एक मुझे बड़ा इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि एक तरफ देश का सुप्रीम कोर्ट, टॉप बॉडी न्यायालय की व्यवस्था आंकड़ों की बात करती रही, जब भी आरक्षण का मामला आया, इस तरह की आंकड़ा दीजिए, आंकड़ा दीजिए, जब भी इस तरह की पॉलिसी बनाने की बात हुई। दूसरी तरफ जब बिहार सरकार ने गणना करने की शुरुआत की तो पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। क्या उनका क्या लॉजिक था रोक लगाने का? उसमें कई तरह के उन्होंने तर्क दिए, जो तर्क आगे चलकर नहीं टिक पाए। उन्होंने कहा कि भाई निजता का सवाल है। जिन लोगों ने सवाल खड़ा किया था, जिन लोग पिटिशनर थे, उन लोगों ने कहा कि भाई हमारी निजता भंग होगी, हम जात बताएंगे, बहुत तरह की इस तरह के सवाल खड़ा किए गए। जबकि हम आंकड़े में जनगणना होता है तो हम तो सारी चीज बताते हैं। जाति निजी चीज है भारत में, तो जाति का तो डंका बजता है, इसमें कौन सा निजता का सवाल का उल्लंघन होता है? जब हम जनगणना जब 10 वर्ष में होती है, प्रत्येक 10 साल में, और जनगणना करने के लिए जब लोग आते हैं, उसके कर्मचारी जब गिनती गिनते हैं, तो वो भी तो सारी जाति छोड़ के सारी चीज गिन के ले जाते हैं। टीवी कितना है, सारी कितना है, बैल घर में आपके बखरी कितने हैं, चौकी कितने हैं, भैंस कितने हैं, हल से खेती होती है कि ट्रैक्टर से खेती होती है, खेत में पटवन कैसे करते हैं, कितना बीघा जमीन है, कट्ठा कैसा है, खेती कैसी है, सिंचाई वाली है, वर्षा निर्भर रहने वाली। अच्छा, जो बिहार ने जाति जनगणना की है, इसमें जातियों की तो पता चल गया कि 10% के आसपास सवर्ण समाज है। क्या ये डर है सवर्ण समाज को, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी जाति ना पता चले? यही तो हम उस समय जब हम लोगों ने प्रयास किया था कि जाति जनगणना क्यों इस देश में जरूरी है, बार बार ये सवाल हम लोगों के सामने उठाया गया उस दौर में भी। तो हम लोगों ने इस सवाल को कहा, लोगों को अवगत कराया कि देश के संसाधनों का उचित बंटवारा आज तक नहीं हो पाया है और इस संसाधनों पर किन लोगों का कब्जा है। आप अगर मुल्क को सुंदर बनाना चाहते हैं
तो तमाम तरह की गैर बराबरी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। तमाम तरह की गैर बराबरी के खिलाफ कैसे दूर हो गैर बराबरी, उसके लिए नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा। तो सरकार तो पहल कर नहीं रही थी, आंकड़े थे नहीं, तो कौन लोग थे ऐसे जो छूट गए हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो मलाई खा रहे हैं। तो जो मलाई खा रहे थे उनकी संख्या बिहार में प्रदर्शित हो गई कि भाई मलाई कौन खा रहे हैं। तो ये इस जनगणना में सबकी संपत्ति के भी ब्यौरे लिए गए हैं, बिल्कुल संपत्ति के भी, बट वो जारी नहीं किए गए। अभी वो उस पर राज्य सरकार की तरफ से जो हम सूचना मिली है कि उस पर विश्लेषण चल रहा है। आने वाले महीने भर में मुझे लगता है वो भी आंकड़े जमीन का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो सही है, वो सारी चीजें निकल कर आएगी उस आंकड़े में भी, जो इकोनॉमी पूरा डिटेल्स लिया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं पूरे देश में? ये आंदोलन और अब हर राज्य में मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो। अब तो कांग्रेस जैसी पार्टी भी कह रही है कि जाति जनगणना हो। अब ये रुकने वाला आंदोलन नहीं है। 2008 में मैं निराश होता था जब लोटियन जोन में पैदल चल के लोगों को कन्विंस करता था, तो पसीने में भीगता था, तो लगता था कि मैं ऐसा कौन काम कर रहा हूँ, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज पूरा देश इस विषय पर बात कर रहा है, देश की तमाम संगठनें इस पर बात कर रही हैं। और जो राहुल गांधी जी 2010 में जाति जनगणना के खिलाफ थे, ये राहुल गांधी खिलाफ था? राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ थे। कैसे? कोई बयान, कोई स्टेटमेंट? आज राहुल गांधी जी इस विषय पर, इसके समर्थन में और जाति जनगणना कराने के पक्ष में बोलते बोलते थक भी नहीं रहे हैं। इतना बोल रहे हैं कि जाति जनगणना आबादी के हिसाब से अधिकार। तो उनका ये काया पलट कैसे हुआ है तो मेरे समझ में अच्छा, नहीं सवर्ण आ रही। समाज को क्या कोई नुकसान, बहुजन SC ST OBC को क्या फायदा हो गया है इससे? मैंने तो आपको कहा ना कि इस देश के संसाधन, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन खेती बाड़ी का सवाल हो, इस पर कब्जा किसका है। मुल्क तो तभी सुंदर होगा जब हर आदमी बराबर होगा। घर में 3 लोग 4 लोग या 5 परिवार में लोग होते हैं, तो पिता सबको बराबर बांटता है या कम कम दे देता है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जो मुल्क की जो संसाधन रही, तो नौकरी से लेकर तमाम तरह की संसाधनें हैं, खेती बाड़ी, मतलब सारी चीज़ें आप ले लीजिए। एक व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए जितनी भी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली के लिए जितनी भी ज़रूरतें हैं, हर जगह डिस्पैरिटी है, हर जगह गैर बराबरी है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जब आप एम्स वाली लड़ाई लड़ रहे थे, एम्स में जो SC ST OBC की संख्या को लेकर जब आप आंदोलन चला रहे थे, जिस पर आप पर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी आप लड़ रहे हैं, जब मैं एम्स में काम शुरू किया, जब मैं वहाँ देखना समझना शुरू किया, तो आंकड़ों का खेल वहाँ भी गड़बड़ था। आंकड़े थे नहीं उस समय, RTI जैसा कानून का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन फिर भी किसी तरह से मैं हर दरवाज़ों को लेकर गिनने का, ढूंढने का काम करता था कि कितने बैकवर्ड, कितने दलित हैं। तो उस वक्त भी देखा कि मात्र इतना बड़ा संस्थान में 26 बैकवर्ड है, इतनी बड़ी, वो भी बोलते नहीं थे, वो भी कोई बोलते नहीं थे। आज क्या स्थिति है? आज तो एम्स देश में आरक्षण का एक मॉडल बन गया। एम्स में पूरा तरह से PG में अब आरक्षण मिला है। खैर वैसे मतलब तो पढ़ाई, पहले तो पढ़ाई तो अब आई PG में, हाँ, मतलब वहाँ की फैकल्टी सिलेक्शन में, हाँ, इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट हुई पॉलिसी, बेहतरीन तरीके से पॉलिसी हुआ। देश के लिए एक मॉडल है एम्स। कितने अब SC ST OBC के डॉक्टर अब हमें? तो लगभग 350 के आसपास हो गए। अब तो हम धीरे धीरे हम बराबर होने जा रहे हैं। अभी वहाँ भी एक बहुत तकलीफें उठाई आपने उसके लिए। अब वो तो जब आप लड़ते हैं किसी के लिए तो आपको ये सब तकलीफें झेलनी पड़ती आज भी वो 2 करोड़ का मान आप पर डिफेमेशन का केस है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। राजनारायण जी, अब कैसा रिस्पांस मिल रहा है समाज में, जबकि आपने इस आंदोलन को चलाया? इंडिया टुडे के इसमें एक लेख भी है राजनारायण जी पर। तो 2008 से लेकर 2023 क्या लगता है, नीतीश कुमार की अगर पहल ना होती, लग रहा था अंत तक कि लटक जाएगा, लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करा आने के बाद भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि ये जो न्याय की जो व्यवस्था है, जिसमें जातिवादी वर्चस्व है, इसको कहीं ना कहीं रोक देंगे, फंसा देंगे। लेकिन ये अटकते अटकते ये मामला निकल गया और बिहार पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया। और अब इसको रोक पाना असंभव काम है, चाहे अब सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार बनाए, यह आंदोलन धीरे धीरे तीव्र होगा। और हम लोगों ने जो प्रयास किया, जब लगातार यहाँ हम लोगों ने 2018 में सम्मेलन किया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आप अक्सर आते जाते रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फैसला लिया 2019
में फिर हम लोगों ने दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक किया कि अब बुद्धिजीवी सम्मेलन के साथ साथ जरूरत है कि इसको वोटर से कैसे कनेक्ट किया जाए। जब तक इसको वोटर से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ना बीजेपी डरेगी ना कांग्रेस डरेगी। तो इसको वोटर से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो जनहित अभियान अब निकल पड़ा है गांव के चौपाल पर, और 29 जुलाई से लगातार। तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसको कहाँ से शुरू करने चाहिए, तो हम लोगों ने इसके पहले रथ यात्रा बिहार में शुरू किया था। बिहार में 2013 से हम ये अभियान चला रहे हैं। तो हुआ कि रथ यात्रा शुरू करना चाहिए, तो हम लोगों ने चंपारण, मतलब इसके लिए तो सत्याग्रह करनी होगी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई सत्याग्रह का देश में सबसे बड़ा वर्ल्ड में रोल मॉडल तो गांधी हैं, तो चलते हैं गांधी के आश्रम पर, वहाँ से रथ स्टार्ट करते हैं। और 10 जिले का भ्रमण किया था, तब तक नीतीश जी ने इस विषय पर उन्होंने संज्ञान में ले लिया, और जब उन्होंने लिया तो पीछे नहीं हटे। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज मतलब पार्लियामेंट में तो कोई लीडर ही नहीं था। वो दौर था कि जब उस दौर में हम किसी पार्लियामेंट्रियन के पास जाते थे तो वो सुनते थे। आज तो ऐसे नेता चुनकर आ गए हैं, और मैं समाज को आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूँ कि दलित पिछड़े बैकवर्ड के नाम पर आप सीधे वोट मत दीजिए, आप अपने नेता से सवाल खड़ा कीजिए। एक छोटा सा इसका उदाहरण है, जब वो महिला आरक्षण बिल सदन में पास हो रहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत मुस्कुराते हुए बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पिछड़ों की सबसे बड़ी हिमायती है। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। अमित शाह की बात कर रहे हैं या नित्यानंद राय की? अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने 29 मिनिस्टर ओबीसी को बनाया, देश का प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी वर्ग से है, और 85 सांसद ओबीसी से हैं। तो उनकी पार्टी में उन्होंने ऐसा सदन में कहा। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ उस 85 में अपनी महिलाओं के लिए कोई नहीं बोला। उस 85 ओबीसी में किसी ने अपने वर्ग की महिलाओं के अधिकार का जब हनन हो रहा था, पार्लियामेंट में खुलेआम हनन हो रहा था, तो उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? तो हम कैसा नेता बना रहे हैं भाई? किसको चुन के हम भेज रहे हैं? जबकि लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह 3 लोग थे, रामविलास पासवान उन्होंने रोक के रखा हुआ था। 2010 में पूरे कांग्रेस को रोक के रखा। मतलब समझिए कि 2025-30 साल से मामला चल रहा था, लगातार मामला उठ रहा था। सदन में बात आई, शरद जी ने कहा था उस समय कि जहर खा लूंगा, सुकरात की तरह जहर पी लूंगा, लेकिन जब तक हूं मैं तब तक पास होने नहीं दूंगा। आपको आरक्षण में आरक्षण देना पड़ेगा, इस देश की कमजोर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा। और जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, अगर इस मॉडल में आरक्षण आया तो सारी परकटी महिलाएं आ जाएंगी। उनको महिला विरोधी घोषित कर दिया गया, जबकि वो दलित पिछड़े महिलाओं की बात कर रही थी। वो दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं की हिमायत, सबसे बड़े हिमायती थी सदन में। शरद जी के कारण ही ये बिल रुका रहा, सरकार डरती रही, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी ने हिम्मत नहीं किया लाने का। जब शरद जी इस दुनिया में नहीं रहे तो आनन फानन में बीजेपी जानती थी कि जो हमारे पार्टी से पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो बोलेंगे नहीं, जो सामाजिक न्याय की पार्टियों के नेता हैं वो भी नहीं बोलेंगे। किसी ने बोला? नहीं बोला। अरे भाई आप विरोध, ओवैसी के अलावा किसी ने विरोध नहीं। ओवैसी अपने वर्ग, अपने लोगों की, महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने तो कहा कि इस बिल को हम खारिज करते हैं, जिस बिल में हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। अपने 2 सांसदों के साथ विरोध दर्ज किया उन्होंने। लेकिन मैं ये कहना 2024 में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये इस बार तय है मंडल बनाम कमंडल। इस देश में अगर पार्टियां जाति जनगणना मुहिम को और मजबूत करती है तो बिल्कुल मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई। इससे कितने लोगों की किस्मत बदल जाएगी? 90% लोगों की, भारत के 90% आबादी की, 100 में 90 लोग इससे फायदा होगा। ये तो एकदम MRI हो जाएगा ना समाज का। जिस तरह से बीमारी का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन से पता नहीं चलता है, तो डॉक्टर कहता है भाई इसको MRI करा के ले आइए। तो इस समाज की स्थिति क्या है और कौन लोग हैं, कितने बीमार हैं, ये तो MRI आ जाएगा। तो भाई भारत में एक ठोस नीति के निर्धारण के लिए बीमारी पता चल जाएगी, तो नीतियों का निर्धारण होगा, और जब नीतियों का निर्धारण होगा तो मुकम्मल इलाज होगी, और मुकम्मल इलाज होगी तो समाज में खुशहाली आएगी, गैर बराबरी कम होने की दिशा में समाज आगे बढ़ेगा। ये तो बहुत बड़ा, इसलिए तो ये डर रहे हैं। और चूंकि जो गिनती के 10% 12% की आबादी वाले जो लोग हैं वो हर जगह, चाहे मीडिया ले लीजिए, चाहे नौकरी ले लीजिए, चाहे संसाधन ले लीजिए, चाहे खेती बाड़ी ले लीजिए, आज किसके पास सारी चीज़ें, ज़मीनें किसके पास हैं? किस दलित बैकवर्ड के पास ज़मीनें हैं? ये सब भी तो निकल कर आ जाएगा ना। तो एक बार बीमारी का पता लगा ले सरकार, एक अच्छी अच्छा, ये जाति खत्म करने के लिए जरूरी है जाति जनगणना?
क्योंकि जो SC ST OBC जो बाबा साहब ने जिस देश को जिन लोग मनुस्मृति ने जाति बनाई, जाति में बांट दिया, बाबा साहब ने जाति खत्म करके हमें SC ST OBC का दर्जा दिया। हजारों जातियां थी, उसको SC ST OBC और जनरल कहा, उन्होंने 4 कम्युनिटी में बांट दिया। ये उनको क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, कहते हैं ये जातिवाद बढ़ा रहा है, जबकि हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जाति आधारित जनगणना से कभी जातिवाद नहीं बढ़ेगी, जातियों की जकड़न ढीली होगी। ये डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था, बाबा साहब ने भी कहा, और शरद यादव जैसे नेता हमेशा सदन में, पार्लियामेंट में बोलते रहे, हमेशा बोलते रहे। जब जकड़न कहाँ होती है, भेदभाव कहाँ होता है कि एक तरफ की खाई बहुत ऊंची, मतलब एक तरफ खाई में हम गिरते जा रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत ऊंचाई पर हम जाते जा रहे हैं। तो हमें आपको देखने के लिए पूरा वो नीचे से ऊपर यूं सर उठाना पड़ता है। तो जब तक भारत जैसे मुल्क में एकदम विशुद्ध रूप से जाति जहाँ धुरी है, राजनीति में भी जाति धुरी है, तो इस जकड़न को ढीली करने के लिए उस बीमारी को बिना जाने बिना आप दूर कर देंगे। तो सोचिए, अब जो जातिवाद का अड्डा है वो मीडिया, जुडिशियरी, सबसे ज्यादा मीडिया, फिर जुडिशियरी, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर बिजनेस। सबसे कम जातिवाद राजनीति में है, क्योंकि वहां SC ST का रिजर्वेशन लागू है, OBC के लोग भी आने लगे हैं। तो अब नेताओं के में तो जातिवाद खत्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, क्योंकि वो तबका आवाज़ उठा रहा है। अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, सिनेमा, वो जगह जहाँ पैसा है, पावर सेंटर्स है, तो आपको जातिवाद के खिलाफ लड़ना होगा, जाति जनगणना के पक्ष में बात करनी होगी। और जो भी लोग आप सामाजिक आंदोलन में हैं, वो अकेला अगर हैं तो भी कमज़ोर मत महसूस कीजिए। राजनारायण जी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, अकेले ही चले थे और अब ये मंजिल तक पहुंचने लगे हैं। बिहार ने जाति जनगणना करा दिया है। भारत में जाति जनगणना को लेकर जो सबसे बड़ा डिस्कोर्स पिछले 10 सालों में शुरू किया, 15 सालों में, वो राजनारायण जी थे। राजनारायण जी, अंतिम स्टेटमेंट कुछ आप कहना चाहें देश को, पूरी दुनिया में जो बहुजन समाज, जो जाति जनगणना के पक्षधर लोग आपको देख रहे हैं या जो जाति जनगणना के खिलाफ है, उनको क्या कहें? डरने की जरूरत नहीं है। जो खिलाफ है खूब खिलाफ कर रहे हैं। इस बात की जितनी विरोध करेंगे हमारे लोग उतने मजबूत होंगे। हमने कसम खा ली है कि अब इसे वोट से जोड़ेंगे, तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों डरेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। राहुल गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि जब वो पावर में आएंगे तो जाति जनगणना की पहल कर देंगे। ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तो मैं अपने देश के नायकों को लेकर जो मैंने इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन सबको मैं आपके इस नेशनल दस्तक के चैनल से संदेश देना चाहता हूं कि अब लोकतंत्र की धरती वैशाली में मैं निकल गया। वहाँ 1 लाख लोगों से मैं सीधा संवाद करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया हूँ कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जाति जनगणना आपकी भविष्य, आपके बच्चे की भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ी की भविष्य तय करेगी। तो इसे आप समझिए, इसके महत्व को समझिए, और आप के पास जब वोट मांगने के लिए नेता आए तो आप उससे सवाल जरूर खड़ा कीजिए कि आखिर 10 सालों में पार्लियामेंट में जाति जनगणना के सवाल पर आपने कितनी बार बात की, क्यों नहीं इस सवाल को खड़ा करने की कोशिश की। यह तो मेरा भविष्य निर्धारित करेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य निर्धारित करेगा। तो जब इतना जरूरी सवाल है, उस सवाल पर भी आपने पार्लियामेंट में क्या किया हमें बताइए। मैं ये समझा, एक लाइन मुझे पता नहीं, राजनारायण जी से को कहेंगे कि आपने हमारी निजता का हनन कर दिया है। जैसे मान्यवर साहब ने कहा कि हम अपना परिवार नहीं बढ़ाएंगे, राजनारायण जी ने भी फैसला किया कि वो समाज के हित को लिए, ये इनके अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला किया कि मैं सामाजिक आंदोलन में हूँ, समाज के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं अपना परिवार आगे विरासत नहीं बढ़ाऊँगा। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समूर भाई आपको। और आपकी इस लड़ाई में नेशनल दस्तक जितना कवरेज हो सकता है हम आप लोग के साथ हैं। और आज जाति जनगणना की जो तमाम नेता बात कर रहे हैं, उस लड़ाई को 2008 से राजनारायण जी अकेले लड़ रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया है। इन्होंने तय किया, शादी की, तय किया कि हम, ये समाज हमारा परिवार है, बहुजन समाज हमारा परिवार है, शोषित वंचित हमारा परिवार है, इसलिए मैं अपना परिवार नहीं बढ़ाऊंगा। ये वो सेक्रीफाइस है जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा को, मान्यवर साहब की परंपरा को राजनारायण जी आगे बढ़ा रहे हैं।
हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुजन समाज को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और आज संविधान होने के बावजूद अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। लेकिन राजनारायण जैसे लोग हैं जिनसे उम्मीदें बनती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे, उतना ज़्यादा बहुजन समाज एकजुट और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।